नमस्कार, सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th की हिंदी की कृतिका पाठ्य पुस्तक का साना साना हाथ जोड़ी पाठ का सार देखने वाले हैं और इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर। तो पाठ का सार इस प्रकार से है कि लेखिका ने एक यात्रा वृतांत लिखा है इसको, और इस पाठ के लेखिका का नाम है मधु कांकरिया, जो कि सिक्किम की राजधानी गंगटोक की यात्रा पर गई थी। तो उन्होंने जो जो भी वहाँ पर रास्ते में पहाड़ पर्वत नदी नाले जो वहाँ की सौंदर्यता को देखा, उसका वर्णन इस पाठ में किया है। ठीक है। लेखिका सिक्किम की राजधानी गंगटोक घूमने आई थी। रात में ढलान पर सितारों की जगमगाती झालर ने उसे इतना सम्मोहित किया कि वह उसी दिन सुबह एक नेपाली युवती से सीखी प्रार्थना, मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित, करने लगी। मतलब उसने रास्ते में एक नेपाली युवती से प्रार्थना सीखी थी, तो वह सितारों को जगमगाता देखकर वह प्रार्थना करने लगी। अगले दिन मौसम साफ न होने के कारण लेखिका कंचनजंगा की चोटी तो नहीं देख सकी, परंतु ढेरों खिले फूल देखकर खुश हो गई। वह उसी दिन गंगटोक से 49 किलोमीटर दूर युमथांग देखने अपनी सहयात्री मणि और गाइड जितेंद्र नार्गी के साथ रवाना हुई थी। तो मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि पहले बात तो गंगटोक से जो युमथांग की दूरी है जिसको देखने जा रही है वो, उसकी दूरी कितनी है, 49 किलोमीटर। और किसके साथ गई थी वो, एक तो अपनी सहयात्री उसकी सहेली थी मणि, और गाइड कम ड्राइवर, ठीक है, जो इसका जीप का ड्राइवर था ये जितेंद्र नार्गे, यही जीप को चला के ले गया था और ये गाइड भी था। रास्ते में पूरी जानकारी जितेंद्र नार्गे ने ही लेखिका को दी है। ठीक है। वहाँ के लोग बौद्ध धर्म को बहुत मानते थे। ठीक है। तो युमथांग के जो लोग थे वो किसको मानते थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। रास्ते में उन्होंने बौद्ध अनुयायियों की लगाई सफर ओफद और रंगीन झंडियाँ देखी। मतलब सफ़ेद कलर की जो पताकाएँ झंडियाँ लगा रखी थी उन्होंने रास्ते में वो देखी। कवि लोंग स्टॉक नामक स्थान पर हिंदी फिल्म गाइड की शूटिंग का स्थान भी देखा, जहाँ पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। वहीं लेप्चा और भूटिया जातियों का शांति वार्ता स्थान भी देखा। लेप्चा और भूटिया जो है वहाँ की जनजातियाँ थी, स्थानीय जनजातियाँ, इनका जो वार्ता स्थान था शांति, वो भी देखा। एक कुटिया में पापों को धोने वाला प्रेयर व्हील भी देखा, धर्म चक्र जिसे बोलते हैं। ऐसी मान्यता थी वहाँ पर कि जो भी इस चक्र को घुमाएगा उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो लेखिका ने उसे देखा। ऊंचाई पर चढ़ते हुए धीरे धीरे लेखिका को स्थानीय लोगों का दिखना बंद हो गया। जैसे जैसे लेखिका ऊंचाई की ओर बढ़ रही थी, लोग नजर आने बंद हो गए थे। नीचे घर ताश के पत्तों जैसे छोटे छोटे दिखाई देने लगे थे। हिमालय की विशालता दिखने लगी थी। ठीक है, हिमालय बड़ा दिख रहा था और जो छोटे छोटे घर थे वो बिल्कुल ताश के पत्तों के समान दिख रहे थे। ठीक है। इसके बाद में रास्ते सकरे और घुमावदार होने लगे थे। मतलब लेखिका है अब हिमालय पर्वत की ओर बढ़ रही है। गहरी खाइयाँ बादलों से भरी थी। हरियाली के बीच कहीं कहीं खिले फूल भी थे। हिमालय की सुंदरता ने यात्रियों को प्रभावित किया और वे प्रार्थना के लोकगीत गाने लगे। चांदी की तरह चमकती तीस्ता नदी लगातार सिलीगुड़ी के साथ साथ चल रही थी। सिलीगुड़ी स्थान का नाम है। ठीक है। प्रसन्न लेखिका ने भी हिमालय को सलामी देनी चाहिए कि जीप चलती हुई 7 सिस्टर्स फॉल, वाटरफॉल है ये, झरने के सामने आकर के खड़ी हो गई। झरने की कलकल और ठंडक ने लेखिका के मन की सारी दुर्भावना को खत्म कर दिया। तो झरने की जो खूबसूरती है उसको देख करके लेखिका जो है वो मंत्रमुग्ध हो गई। ठीक। नेक्स्ट अपना सत्य और सौंदर्य की अनुभूति से वह भावकोटि आगे बढ़ने पर बादलों की लुकाछिपी के बीच हिमालय की शोभा भरे पीले और कहीं पथरीले रूप में फिर दिखाई देने लगे। पल पल बदलती सुंदर होती प्रकृति के विराट रूप के आगे लेखिका को अपना अस्तित्व तिनके जैसा लगा। अज्ञान दूर हुआ। आत्मज्ञान होते ही एक बार फिर उसने प्रार्थना की कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। तो लेखिका ने प्रार्थना की कि जो भी मेरे अंदर बुराइयां हैं वो सब दूर हो जाएं और मेरा पूरा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो जाए। ठीक है। ये सब वो वहाँ की जो सुंदरता है उसको देख करके मन ही मन प्रसन्न होते हुए प्रार्थना कर रही है। लेखिका ने बच्चों को पीठ पर बांधे संकरे रास्तों को फूलदान से जोड़ा करती पहाड़ी स्त्रियों को देखा। वहाँ की जो स्थानीय स्त्रियाँ थी वो अपने छोटे बच्चों को अपनी पीठ पर बांध करके वहाँ के जो पथरीले रास्ते थे तो वो रास्तों का निर्माण कर रही थी। चाय के बागानों में काम करने वाली स्त्रियों को भी उसने देखा। 7-8 साल के ऐसे बच्चों को देखा जो 3-3.5 किलोमीटर की चढ़ाई करके पैदल पढ़ने के लिए विद्यालय जाते थे। जंगल से लकड़ी काट कर लाने, पानी भरने और मवेशियों को चराने के काम में स्त्रियों के साथ जुड़े बच्चों को देखकर लेखिका को पहाड़ी जीवन की कठिनाइयों का एहसास हुआ। मतलब लेखिका सोच रही है कि मैदानी भागों में जीवन कितना सामान्य है और पहाड़ी भागों का जीवन कितना मुश्किल है। उसे लगा कि मैदानों की तुलना में पहाड़ों में भूख, मौत, दीनता यानी गरीबी और जिंदा रहने को लेकर काफ़ी संघर्ष है। ठीक है। रास्ते में कई जगह सावधानीपूर्वक चलने के निर्देश लिखे थे। मतलब इतना दुर्गम खतरनाक रास्ता था। युमथांग जाते हुए
लेखिका को रात लायुंग की शांत बस्ती में बितानी पड़ी। युमथांग जाने के रास्ते में एक शहर पड़ता था, एक जगह पड़ती थी, उसको बोलते हैं लायुंग। तो वहाँ पर उनको रात बितानी पड़ी। वहाँ उसने यह विचार किया कि मनुष्य ने प्रकृति की लय, ताल और गति को बिगाड़ कर बहुत बड़ा अपराध किया। मतलब मनुष्य ने जो प्राकृतिक स्थान है वहाँ पर ज़बरदस्ती के जो निर्माण कार्य करवा दिए हैं, उससे जो प्रकृति की गति है वो बिगड़ गई है। ठीक है। बर्फ़ देखने की इच्छा लायुंग में भी पूरी न होने के कारण, लेखिका की बर्फ़ देखने की इच्छा थी, बर्फ़ के पहाड़ देखने की इच्छा थी, परंतु लायुंग में भी उनको बर्फ़ के पहाड़ नहीं दिखने के कारण 500 फीट ऊंचाई पर कटाव, एक जगह का नाम है, यानी भारत का स्विट्ज़रलैंड जाने का निश्चय किया गया। कटाव को क्या कहा गया इस पाठ में? भारत का स्विट्ज़रलैंड, मतलब स्विट्ज़रलैंड से तुलना की गई है कटाव जगह की। कटाव का पूरा रास्ता अधिक खतरनाक और धुंध से भरा हुआ था। वहाँ पहुँचने पर ताज़ा बर्फ़ से पूरे ढके पहाड़ चांदी से चमक रहे थे। घुटनों तक बर्फ़ ज़मीन पर बिछी थी और गिर भी रही थी। स्नोफॉल भी हो रहा था वहाँ पे। यात्री आनंद उठाने लगे, फ़ोटो खींचने लगे। ठीक है। इसके बाद में लेखिका की जो मित्र थी, सहेली थी, उसका नाम था मणि। उसने कहा कि वो पहले स्विट्ज़रलैंड की यात्रा कर चुकी थी। ठीक है। तो उसने कहा कि नहीं, कटाव को स्विट्ज़रलैंड से भी अधिक ऊंचाई पर बताया उसने कहा कि एक तो कटाव जो है स्विट्ज़रलैंड से अत्यधिक सुंदर है और स्विट्ज़रलैंड से भी ज़्यादा ऊंचाई पर है। तो मतलब कुल मिलाकर लेखिका की जो सहेली थी मणि, उसने कटाव शहर को या कटाव जगह को स्विट्ज़रलैंड से भी अत्यधिक सुंदर बताया है। लेखिका ने भी उस सुंदर सदृश्य को हृदय में समो लिया। वह आध्यात्मिकता से जुड़ गई। वह विचार करने लगी कि शायद ऐसी सुंदरता से प्रेरित होकर ऋषियों ने वेदों की रचना की होगी और जीवन के सत्यों को खोजा होगा। मणि ने हिम शिखरों को एशिया के जलस्तंभ बताया। मतलब बर्फ़ के जो बड़े बड़े पहाड़ थे, तो मणि ने उसको क्या बताया? एशिया के जलस्तंभ। किस प्रकार से कहा उसने? मणि ने कहा कि प्रकृति भी असमान रूप से पानी का इंतजाम करती है। अभी सर्दी है, ये बर्फ़ के रूप में स्थापित हैं। जब ग्रीष्म ऋतु आएगी तब ये बर्फ़ पिघलेगी और आसपास के क्षेत्रों में जो पानी की आपूर्ति करेगी। ठीक है। कड़कड़ाती ठंड में पहरा देते फौजियों की कर्तव्यनिष्ठा ने लेखिका को भावुक बना दिया। मतलब -15 डिग्री तापमान पर वहाँ के जो सैनिक थे वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। ठीक है। जब लेखिका ने उनसे पूछा कि आप इतनी ठंड में ड्यूटी कैसे करते हैं, तो उन फौजियों ने जवाब दिया कि आप घर पे शांति से सो सकें, इसलिए हम यहाँ पर तैनात हैं। ठीक है। तो ये सारी बातें लेखिका की हुई थी वहाँ पर। कटाव से युमथांग की ओर जाते हुए प्रियुता और रोडोडेंड्रो ने फूलों की घाटी को भी देखा। युमथांग कटाव जैसा सुंदर नहीं था। मतलब युमथांग जो था, देखो वो रास्ते में पहले काफ़ी सुंदर चीज़ें देख चुकी थी जब वो युमथांग पहुंची, क्योंकि उसका फाइनल डेस्टिनेशन क्या था? युमथांग जाना, लक्ष्य क्या था उसका? युमथांग जाना। तो जब वो रास्ते में इतनी खूबसूरती देख चुकी थी तो युमथांग जाने पर उसको लगा कि युमथांग में तो कुछ भी नहीं है। ठीक है। क्योंकि उससे पहले ही वो काफ़ी सुंदर नज़ारे वो देख चुकी थी। ठीक है। वहाँ एक सिक्किम स्त्री ने अपना परिचय जब इंडियन कहकर दिया, लेखिका ने क्या कहा? एक स्त्री से पूछा कि आप कौन हैं? तो उसने कहा कि मैं इंडियन हूँ। तो यह सुनकर लेखिका को बहुत अच्छा लगा। इंडियन कहकर जवाब दिया तो लेखिका खुश हो गई। रास्ते में गाइड नार्वे ने, जितेन नार्वे इसका पूरा नाम, चांदनी रात में भौंकने वाले कुत्तों को भी दिखाया। गुरु नानक के पद चिन्हों वाला एक ऐसा पत्थर दिखाया जहाँ कभी उनकी थाली से चावल गिरे, चिटक कर बाहर गिर गए थे और वहाँ पर चावल की खेती होने लग गई थी। खेदुम नाम का 1 किलोमीटर का ऐसा क्षेत्र भी दिखाया जहाँ देवी देवताओं का निवास माना जाता है। नार्वे ने पहाड़ों, नदियों, झरनों और वादियों के प्रति पूज्य भाव की भी जानकारी दी कि भाई यहाँ के जो लोग हैं ये पहाड़ों, नदी, पर्वतों को भगवान के समान मानते हैं। कप्तान शेखर दत्ता के सुझाव पर गंगटोक के पर्यटक स्थल बनने और नए रास्तों के साथ, मतलब गंगटोक को पर्यटक स्थल बनाने का सुझाव जो किसने दिया था? कप्तान शेखर दत्ता ने। ठीक है। नए स्थानों को खोजने के प्रयासों की भी जानकारी दी। तो इस प्रकार ये पूरा पाठ का सार है। आइए हम इसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। पहला प्रश्न है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंगटोक शहर लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था? रात्रि के समय आसमान ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सारे तारे नीचे धरती पर टिमटिमा रहे हों। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। रात के अंधकार में सितारों से झिलमिलाता गंगटोक शहर लेखिका को जादुई एहसास करा रहा था। उसे यह जादू ऐसा सम्मोहित कर रहा था कि मानो उसका अस्तित्व स्थगित सा हो गया है। सब कुछ अर्थहीन सा होता। उसकी चेतना शून्यता को प्राप्त कर रही थी। वह सुख की अतीन्द्रियता में डूबी हुई उस जादुई उजाले में नहा रही थी जो उसे आत्मिक सुख प्रदान कर रही थी। ठीक। दूसरा प्रश्न है, गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया? मतलब गंगटोक जो शहर था उसको वहाँ की जो स्थानीय महिलाएं, वहाँ के जो लोग थे, उन्होंने बहुत मतलब परिश्रम करके ऐसा खूबसूरत बनाया था, इसलिए मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया था। देखो उत्तर देखिएगा। गंगटोक को सुंदर बनाने के लिए वहाँ के निवासियों ने विपरीत परिस्थितियों में अत्यधिक श्रम किया है। पहाड़ी क्षेत्र के कारण पहाड़ों को काटकर रास्ता बनाना पड़ता है। पहाड़ों पर बैठकर औरतें पत्थर तोड़ती है। उनके हाथों में कुदाल व हथौड़े होते हैं।
कईयों की पीठ पर बंधी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे रहते हैं और वे काम करते रहते हैं। हरे भरे बागानों में युवतियाँ बोकू पहने, मतलब बोकू किसे कहते हैं, वहाँ का जो पारंपरिक परिधान था जो वहाँ की महिलाएं पहनती थी उसको बोकू कहते हैं, पहने चाय की पत्तियाँ तोड़ती हैं। बच्चे भी अपनी माँ के साथ काम करते हैं। यहाँ जीवन बेहद कठिन है, पर यहाँ के लोगों ने इन कठिनाइयों के बावजूद भी शहर के हर पल को खूबसूरत बना दिया है। इसलिए लेखिका ने इसे मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता था। हमने पाठ में देखा है कि जो बौद्ध लोग थे वो पताकाएं रंगीन, कहीं सफ़ेद पताकाएं या झंडियाँ फहरा देते हैं। उसका क्या मतलब है? सफ़ेद बौद्ध पताकाएं शांति व अहिंसा के प्रतीक हैं। इन पर मंत्र लिखे होते हैं। यदि किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, बुद्धिस्ट से तात्पर्य बौद्ध धर्म को मानने वाला बुद्धिस्ट कहलाता है, तो उसकी आत्मा की शांति के लिए 108 श्वेत पताकाएं फहराई जाती हैं, मतलब सफ़ेद कलर की 108 झंडियाँ लगा दी जाती हैं। कई बार किसी नए कार्य के आरंभ के अवसर पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती है, इसलिए ये पताकाएं शोक व नए कार्य के शुभारंभ की ओर संकेत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जितेंद्र नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहाँ की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। जितेंद्र नार्गे कौन था तो मैं आपको बता दूँ, जितेंद्र नार्गे लेखिका का गाइड कम ड्राइवर था, मतलब इसने ड्राइवर और गाइड दोनों का काम किया था। तो नार्गे के अनुसार सिक्किम के रास्तों में हिमालय की गहनतम घाटियाँ और फूलों से लदी वादियाँ मिलेगी, मतलब वो बता रहा है कि आगे अपने को क्या क्या देखने को मिलेगा। घाटियों का सौंदर्य देखते ही बनता है। नार्गे ने बताया कि वहाँ की खूबसूरती की तुलना स्विट्जरलैंड की खूबसूरती से की जा सकती है। नार्गे के अनुसार पहाड़ी रास्तों पर फहराई गई पताकाएं किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु व नए कार्य की शुरुआत का प्रतीक है। इनका रंग श्वेत व रंग बिरंगा होता है। सिक्किम में घूमते चक्र भारत के अन्य स्थानों में व्याप्त आस्था, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाओं की तरह ही हैं। वहाँ की युवतियाँ बोकू नामक सिक्किम परिधान पहनती है, जिसमें उनके सौंदर्य की छटा निराली होती है। वहाँ के घर घाटियों में ताश के पत्तों की तरह बिखरे होते हैं। वहाँ के लोग मेहनत कश होते हैं। उनका जीवन काफ़ी मुश्किलों से भरा है। स्त्रियाँ व बच्चे सब काम करते हैं। स्त्रियाँ स्वेटर बुनती है और घर संभालती है, खेती करती है, पत्थर तोड़ तोड़ कर सड़कें बनाती है, चाय की पत्तियाँ चुनने बाग में जाती है, बच्चे पानी भरते हैं, जानवर चराते हैं। बच्चों को बहुत ऊंचाई पर पढ़ने के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि दूर दूर तक कोई स्कूल नहीं है। इन सब के विषय में नार्गे लेखिका को बताता हुआ जाता है। प्रश्न 5, लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी। लेखिका सिक्किम में घूमती हुई कभी लॉन्ग स्टॉक नाम की जगह पर गई। लॉन्ग स्टॉक के घूमते चक्र के बारे में जितेंद्र ने बताया कि यह धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील है। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। मैदानी क्षेत्र में गंगा के विषय में ऐसी ही धारणा है। लेखिका को लगा कि चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी है। यहाँ लोगों की आस्थाएं, विश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी है। यही विश्वास पूरे भारत को एक ही सूत्र में बांध देता है। मतलब जिस प्रकार मैदानी भागों में जैसे गंगा नदी है, तो ऐसा मान्यता होती है कि भाई गंगा नदी में नहाने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं। तो इसी प्रकार से वहाँ पहाड़ी इलाकों में वो धर्म चक्र बना हुआ था और मान्यता थी वहाँ पर कि इस धर्म चक्र को जो भी घुमाएगा उसके सारे पाप पुण्य नष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए लेखिका ने कहा कि चाहे देश कितना ही बड़ा हो, लेकिन सभी जगह जो अवधारणा है, कल्पना है, विश्वास है, आस्थाएँ हैं लोगों की, वो एक जैसी हैं। प्रश्न नंबर 6, जितेंद्र नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं। ठीक है, कुशल गाइड का मतलब जो भी आपको घुमाने ले जा रहा है, वो बता रहा है उस क्षेत्र विशेष के बारे में, उसमें क्या क्या जो है क्वालिटी होनी चाहिए। नार्गे एक कुशल गाइड था। वह अपने पेशे के प्रति पूरा समर्पित था। उस सिक्किम के हर कोने के विषय में भरपूर जानकारी प्राप्त थी, इसलिए वह एक अच्छा गाइड था। एक कुशल गाइड में निम्नलिखित गुणों का होना अति आवश्यक है। पहला, एक गाइड अपने देश व इलाके के कोने कोने से भली भांति परिचित होता है, अर्थात उसे संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, तभी तो बताएगा। उसे वहाँ की भौगोलिक स्थिति, जलवायु व इतिहास की संपूर्ण जानकारी होना चाहिए। एक कुशल गाइड को चाहिए कि वह अपने भ्रमणकर्ता के हर प्रश्न के उत्तर में देने में सक्षम हो। एक कुशल गाइड को अपने प्रति विश्वसनीयता अपने भ्रमणकर्ता को दिलानी आवश्यक है, तभी वह एक आत्मीय रिश्ता कायम कर अपने कार्य को कर सकता है। गाइड को कुशल व बुद्धिमान होना आवश्यक है, ताकि समय पड़ने पर वह विषम परिस्थितियों का सामना अपनी कुशलता व बुद्धिमानी से करके अपने भ्रमणकर्ता की सुरक्षा कर सके। एक कुशल गाइड की वाणी प्रभावशाली होनी आवश्यक है, इससे पूरी यात्रा प्रभावशाली बनती है और भ्रमणकर्ता की यात्रा में रुचि भी बनी रहती है। वह यात्रियों को रास्ते में आने वाले दर्शनीय स्थलों की जानकारी देता रहे, वहाँ के जनजीवन की दिनचर्या से अवगत कराए, रास्ते में आए प्रत्येक दृश्य से पर्यटकों को अवगत कराए। तो ये सभी जो गुण हैं ये कुशल गाइड में होने चाहिए। इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है, अब उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। तो इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के पल पल परिवर्तित होते रूप को देखा है। जो जो वह ऊंचाई पर चढ़ती गई, हिमालय विशाल से विशालतर होता चला गया। हिमालय कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े हुए, तो कहीं हल्का पीलापन लिए हुए प्रतीत हुआ। देखिए, अगर आपको स्पीड थोड़ी ज़्यादा लग रही है तो आप स्पीड को स्लो कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मेरे को थोड़ा फास्ट बोलना पड़ रहा है।
चारों तरफ हिमालय की गहनतम वादियां और फूलों से लदी घाटियां थी। कहीं पर्वत प्लास्टर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला भी दिखाई दिया और देखते ही देखते सब कुछ समाप्त हो गया, मानो किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। कभी बादलों की मोटी चादर में सब कुछ बादल में दिखाई देता, तो कभी कुछ और। कटाव से आगे बढ़ने पर पूरी तरह बर्फ से ढके पहाड़ दिख रहे थे। चारों तरफ दूध की धार की तरह दिखने वाले जल प्रपात यानी कि झरने थे, तो वहीं नीचे चांदी की तरह कौंध मारती तिस्ता नदी बह रही थी, जिसने लेखिका के हृदय को आनंद से भर दिया। स्वयं को इस पवित्र वातावरण में पाकर वह भाव विभोर हो गई, जिसने उनके हृदय को काव्यमय बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है? हिमालय का स्वरूप पल पल बदलता है। प्रकृति इतनी मोहक है कि लेखिका किसी बुद्ध सी माया और छाया के खेल को देखती जा रही है। इस वातावरण में उसको अद्भुत शांति प्राप्त हो रही थी। इस अद्भुत व अनूठे नज़ारों ने लेखिका को पल भर में ही जीवन की शक्ति का एहसास करा दिया। उसे ऐसा लगा जैसे वह देश व काल की सरहदों से दूर बहती धारा बनकर बह रही हो। उसके मन का सारा मेल और वासनाएं इस निर्मल धारा में बहकर नष्ट हो गई। प्रकृति ने उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को लगा कि इस सारे परिदृश्य को वह अपने अंदर समेट ले। उसे ऐसा अनुभव होने लगा वह चिरकाल तक इसी तरह बहते हुए असीम आत्मीय सुख का अनुभव करती रहे। ये काव्य वाला पाठ है, इसलिए आपको थोड़ी मेहनत तो जरूर करनी पड़ेगी। कुछ प्रश्न सीधे हैं, कुछ प्रश्नों में थोड़ा काव्यगत उत्तर देना पड़ता है। तो या तो आप एक लगभग 7 से 8 लाइन की समरी बना लें और प्रश्न आने पर उसका उपयोग करें उत्तर में, ताकि आपका उत्तर बन जाए, छूटे नहीं। प्रश्न नंबर 9, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए? लेखिका हिमालय यात्रा के दौरान प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी हुई थी। अकस्मात वहाँ के जनजीवन ने उसे झकझोर दिया। वहाँ कुछ पहाड़ी औरतें जो मार्ग बनाने के लिए पत्थरों पर बैठकर पत्थर तोड़ रही थी, वे पत्थर तोड़कर संकरे रास्तों को चौड़ा बना रही थी। उनके कोमल हाथों में कुदाल व हथौड़े से ठाटे यानी कि निशान पड़ गए थे। कईयों की पीठ पर बच्चे बंधे हुए थे। इनको देखकर लेखिका को बहुत दुख हुआ। वह सोचने लगी कि ये पहाड़ी औरतें अपने जान की परवाह न करते हुए सैलानियों के भ्रमण तथा मनोरंजन के लिए हिमालय की इन दुर्गम घाटियों में मार्ग बनाने का कार्य कर रही है। 7-8 साल के बच्चों को रोज 3-3.5 किलोमीटर का सफ़र तय कर स्कूल पढ़ने जाना पड़ता है। यह देखकर लेखिका मन में सोचने लगी कि यहाँ के अलौकिक सौंदर्य के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिजीविषा के बीच जंग जारी है। जिजीविषा का मतलब होता है जीवन जीने की इच्छा, ठीक है। मतलब लेखिका सोच रही है कि मैदानी भागों की अपेक्षा ये जो जहाँ वो घूमने गई है यहाँ का जो जीवन है बहुत कठिन है, ठीक है। प्रश्न नंबर 10, सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान होता है, उल्लेख करें। सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव कराने में सबसे बड़ा हाथ एक कुशल गाइड का होता है। कुशल गाइड क्या करता है, वहाँ की जो सौंदर्यता है उसको अपने शब्दों में इस प्रकार से व्यक्त करता है, इस प्रकार से बताता है कि सुनने वाला जो है वो मंत्रमुग्ध हो जाए, जो अपनी जानकारी व अनुभव से सैलानियों को अवगत कराता है। कुशल गाइड इस बात का ध्यान रखता है कि भ्रमणकर्ता की रुचि पूरी यात्रा में बनी रहे, ताकि भ्रमणकर्ता के भ्रमण करने का प्रयोजन सफल हो। अपने मित्रों व सहयात्रियों का साथ पाकर यात्रा और भी रोमांचकारी व आनंदमय बन जाती है। वहाँ के स्थानीय निवासियों व जनजीवन का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। उनके द्वारा ही इस छटा के सौंदर्य को बल मिलता है, क्योंकि यदि ये ना हो तो वह स्थान नीरस व बेजान लगने लगता है। तथा सरकारी लोग जो व्यवस्था करने में संलग्न होते हैं उनका भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं, इस कथन के आधार पर स्पष्ट करें कि आम जनता की देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका होती है। मतलब वहाँ की जो महिलाएं थी ना, वो इतना खतरनाक काम कर रही थी और उसके बदले में उनको बहुत न्यूनतम पारिश्रमिक मिलता था। इसलिए लेखिका कह रहे हैं कि भाई कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं। पत्थरों पर बैठकर श्रमिक महिलाएं पत्थर तोड़ती हैं। उनके हाथों में कुदाल व हथौड़े होते हैं। कईयों की पीठ पर बंधी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे रहते हैं और वे काम करती रहती हैं। हरे भरे बागानों में युवतियां बोकू पहने चाय की पत्तियां तोड़ती हैं। बच्चे भी अपनी माँ के साथ काम करते हैं। इन्हीं की भांति आम जनता भी अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रयास में जीविका के रूप में देश और समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं। सड़कें, पहाड़ी मार्ग, नदियाँ, पुल आदि बनाना, खेतों में अन्न उपजाना, कपड़ा बुनना, कारखानों में कार्य करके अपनी सेवाओं से राष्ट्र को आर्थिक सुदृढ़ता प्रदान करके उसकी रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाते हैं। हमारे देश की आम जनता जितना श्रम करती है उसे उसका आधा भी प्राप्त नहीं होता, परंतु फिर भी वो असाध्य कार्य को अपना कर्तव्य समझकर करते हैं। वो समाज का कल्याण करते हैं, परंतु बदले में उन्हें स्वयं नाम मात्र का ही अंश प्राप्त होता है। देश की प्रगति का आधार यही आम जनता है, जिसके प्रति सकारात्मक आत्मीयता भावना भी नहीं होती। यदि ये आम जनता न हो तो देश की प्रगति का पहिया ही रुक जाएगा। प्रश्न नंबर 12, आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे रोकने के लिए आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए। प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने के क्रम में आज की पीढ़ी पहाड़ी स्थलों को अपना विहार बना रही है, स्थान बना रही है, मतलब घूमने की जगह समझ रही है केवल। इससे वहाँ गंदगी बढ़ रही है। पर्वत अपनी स्वाभाविक सुंदरता खो रहे हैं। कारखानों से निकलने वाले जल में खतरनाक केमिकल व रसायन होते हैं, जिसे नदी में प्रवाहित किया जा रहा है। साथ में घरों से निकला दूषित जल भी नदियों में जा रहा है,
जिसके कारण हमारी नदियाँ लगातार दूषित हो रही है। वनों की अंधाधुंध कटाई से मिट्टी का जो कटाव है वो होने लगा है, जो बाढ़ को आमंत्रित करता है। दूसरे, अधिक पेड़ों की कटाई ने वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता बढ़ा दी है, जिससे वायु का भी प्रदूषण हो रहा है। इसे रोकने में हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए? तो देखो, हम सबको मिलकर अधिक से अधिक क्या लगाने चाहिए? पेड़ों को काटने से रोकना चाहिए और उचित कदम उठाने चाहिए ताकि वातावरण की शुद्धता बनी रहे। हमें नदियों की निर्मलता व स्वच्छता को बनाए रखने के लिए कारखानों से निकलने वाले दूषित जल को नदियों में डालने से रोकना चाहिए। नदियों की स्वच्छता बनाए रखने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए अनेक कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए। प्रश्न नंबर 13, प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है। मतलब बीच में पाठ में आया था कहीं कि यहाँ पर प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है, इसलिए यहाँ स्नोफॉल नहीं होता है। पहले वहाँ स्नोफॉल होता था, मतलब बर्फ़ गिरती थी, अब बर्फ़ नहीं गिरती है। तो प्रदूषण के कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं, इस पाठ में लिखें। आज की पीढ़ी के द्वारा प्रकृति को प्रदूषित किया जा रहा है। प्रदूषण का मौसम पर असर साफ दिखाई देने लगा है। प्रदूषण के चलते जलवायु पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। कहीं पर बारिश अतिरिक्त हो जाती है तो किसी स्थान पर अप्रत्याशित रूप से सूखा पड़ जाता है। गर्मी के मौसम में गर्मी की अधिकता देखते बनती है। कई बार तो पारा अपने सारे रिकॉर्ड को तोड़ चुका होता है। सर्दियों के समय में या तो कम सर्दी पड़ती है या फिर कभी सर्दी का पता ही नहीं चलता। ये सब प्रदूषण के कारण ही हो रहा है। प्रदूषण के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता बढ़ गई है, जिसके कारण वायु प्रदूषित होती जा रही है। इससे सांस की अनेक बीमारियां उत्पन्न हो गई है। प्रदूषण के कारण पहाड़ी स्थानों का तापमान भी बढ़ गया है, जिससे स्नोफॉल कम हो गया है। ध्वनि प्रदूषण से शांति भंग होती है। ध्वनि प्रदूषण मानसिक अस्थिरता, बहरेपन तथा निद्रा जैसे रोगों का कारण बन रहा है। ठीक है। जल प्रदूषण के कारण स्वच्छ जल पीने को नहीं मिल पा रहा है और पेट संबंधी अनेक बीमारियां उत्पन्न हो रही है। प्रश्न 14, कटाव पर किस दुकान का न होना उसके लिए वरदान है? इस कथन के पक्ष में अपनी राय व्यक्त कीजिए। मतलब कटाव जो लेखिका कहती वहाँ पर दूर दूर तक कोई दुकान वगैरह कुछ भी नहीं था, इसलिए तो वहाँ पर क्या था? प्राकृतिक सौंदर्य था। कटाव पर किसी भी दुकान का न होना उसके लिए वरदान है, क्योंकि अभी तक यह पर्यटक स्थल नहीं बना है। यदि वहाँ दुकानें होती तो वहाँ सैलानियों का अधिक आगमन शुरू हो जाता और वे जमा होकर खाते पीते, गंदगी फैलाते तथा वहाँ पर वाहनों के अधिक प्रयोग से वायु में प्रदूषण बढ़ जाएगा। लेखिका को केवल यही स्थान मिला जहाँ पर वह स्नोफॉल देख पाई। क्यों देख पाई? क्योंकि प्रदूषण नहीं था। इसका कारण यही था कि वहाँ प्रदूषण नहीं था। अतः कटाव पर किसी भी दुकान का न होना उसके लिए एक प्रकार से वरदान ही है। प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है? तो पाठ में देखा था हमने कि बड़े बड़े जो लेखिका की जो सहेली थी मणि, उसने जो वहाँ के बर्फ के पर्वत थे उनको जलस्तंभ कहा था। ठीक है। प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था नायाब ढंग से की है। प्रकृति सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और जब गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही मचती है तो उस समय यही बर्फ शिलाएं पिघलकर जलधारा बनकर नदियों को भर देती है। नदियों के रूप में बहती ये जलधारा अपने किनारे बसे नगर तथा गाँव में जल संसाधन के रूप में तथा नहरों के द्वारा एक विस्तृत क्षेत्र में सिंचाई करती है और अंत में सागर में जाकर मिल जाती है। सागर से फिर से वाष्प के रूप में जल चक्र की शुरुआत होती है। सचमुच प्रकृति ने जल संचय की कितनी अद्भुत व्यवस्था की है। प्रश्न नंबर 16, अंतिम प्रश्न है, देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाई से जूझते हैं, उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए? साना साना हाथ जोड़ी पाठ में देश की सीमा पर तैनात फौजियों की चर्चा की गई है। वस्तुतः सैनिक अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह ईमानदारी, समर्पण तथा अनुशासन से करते हैं। सैनिक देश की सीमाओं की रक्षा के लिए कटिबद्ध रहते हैं। देश की सीमा पर बैठे फौजी प्रकृति के प्रकोप को सहन करते हैं। हमारे सैनिकों फौजी भाइयों को उन बर्फ से भरी ठंड में ठिठुरना पड़ता है जहाँ पर तापमान शून्य से नीचे भी गिर जाता है। वहाँ नसों में खून को जमा देने वाली ठंड होती है। वहाँ सीमा की रक्षा के लिए तैनात रहते हैं और हम आराम से अपने घरों पर बैठे रहते हैं। ये जवान हर पल कठिनाइयों से जूझते हैं और अपनी जान हथेली पर रखकर जीते हैं। हमें सदा उनकी सलामती की दुआ करनी चाहिए। उनके परिवार वालों के साथ हमेशा सहानुभूति, प्यार व सम्मान के साथ पेश कर आना चाहिए। इस प्रकार ये पाठ होता है ख़त्म। वीडियो थोड़ा बड़ा ज़रूर हो गया है, पर थोड़ा कठिन पाठ है क्योंकि यात्रा वृत्तांत है, काव्यगत पाठ है, इसलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।